डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केरल यूनिवर्सिटीज के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा आम सहमति नहीं बनने पर कोर्ट करेगा वीसी अपॉइंटमेंट। 16 साल से लंबित एसिड अटैक मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, कहा दिल्ली में ये हाल तो कैसे चलेगा। एसिड हमले से जुड़े सभी लंबित मुकदमों की जानकारी जमा करने का दिया निर्देश। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले में दिया बड़ा फैसला, एकल पीठ के 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द के आदेश किए खारिज। दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और अन्य को स्थायी पता बताने को कहा, आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप, आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। कोर्ट्स दिस वीक में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालतों की इस हफ्ते की बड़ी खबरें आपके सामने पेश करेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। अगर सीएम और गवर्नर आम सहमति नहीं बना पाते हैं तो हम वीसीएस अपॉइंट कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर केरल सरकार और केरल के गवर्नर 2 स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट को लेकर आम सहमति नहीं बना पाते हैं तो कोर्ट अपॉइंटमेंट करेगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस पीबी वराले के बेंच एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के वीसीएस के अपॉइंटमेंट से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। जैसे ही मामला शुरू हुआ, जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि उम्मीद है कि कुछ प्रगति होगी। राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने कहा कि चांसलर ने अपने लिए गए फैसले को समझाते हुए एफिडेविट फाइल किया है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटेरमणि ने कहा कि जस्टिस सुधांशु धूलिया कमेटी ने 2 नामों की सिफारिश की थी और चांसलर ने 2 नाम चुने। एजी ने कहा कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इन नामों से कुछ दिक्कत है। गुप्ता ने जवाब दिया कि जिस नाम को मुख्यमंत्री ने मंजूर नहीं बताया वही चांसलर को मंजूर है। मुझे लगता है कि यह कोर्ट द्वारा हल किया जाएगा। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जस्टिस धूलिया कमेटी ने हर यूनिवर्सिटी के लिए 4 नामों की सिफारिश की थी। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि मंगलवार तक अगर आप सब इसे सुलझा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपॉइंट कर देंगे। वहीं एजी ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर चांसलर को दोनों लिस्ट में 2 नाम मिलते हैं तो वह सिफारिश करने के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आप सभी को किसी आम सहमति पर पहुंचना होगा। अगर आप किसी आम सहमति पर नहीं पहुंच पाते हैं तो कोर्ट का दखल ही एकमात्र ऑप्शन है। एजी ने जवाब दिया कि हम जितना हो सके इससे बचने की कोशिश करेंगे। बेंच ने मामले को अगले गुरुवार के लिए पोस्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी यशवानंद द्वारा दायर की गई दया याचिका पर तेजी से निर्णय लेने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। श्रद्धानंद 87 वर्षीय स्वर्गीय घोषित आध्यात्मिक गुरु हैं जो अपनी पत्नी शाकिरा खलीली की हत्या के दोषी ठहराए जाने के बाद 31 वर्षों से जेल में हैं। जस्टिस जेके माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने वकील वरुण ठाकुर की दलीलें सुनने के बाद मामले को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया। जस्टिस माहेश्वरी ने इस मामले में 6 बार स्थगन दिए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि अगर यह मामला उनकी पीठ के समक्ष पहले आता तो वह पहले ही दिन खारिज हो जाता। वकील वरुण ठाकुर ने अदालत से अनुरोध किया कि सदानंद की दया याचिका पर तेजी से निर्णय लिया जाए क्योंकि ये 31 वर्षों से जेल में हैं और एक दिन भी पैरोल पर नहीं रहे हैं। हालांकि पीठ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने सदानंद की पुनर्विचार याचिका और अन्य याचिकाओं को खारिज करने वाले पिछले आदेशों का उल्लेख किया। इनमें शामिल है एक पुनर्विचार याचिका जिसमें श्रद्धानंद को दी गई आजीवन कारावास की सजा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था। एक रिट याचिका जिसमें पैरोल और अमेजन प्राइम डॉक्यूमेंट्री डांसिंग ऑन द ग्रेव पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था और एक अन्य रिट याचिका जिसमें पैरोल की मांग की गई थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने सूचित किया कि राज्य को अपनी राय देनी है जो अभी लंबित है। वकील ठाकुर ने दलील दी कि श्रद्धानंद ने अपनी पत्नी की हत्या के एक मामले में 30 वर्षों से पैरोल के बिना जेल में बिताए हैं जबकि पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के आरोपियों को रिहा कर दिया गया है।
वकील ने राज्य प्राधिकरण से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ मामला वापस ले लिया। हालांकि पीठ ने मामले को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया है। खलीली ने 1986 में श्रद्धानंद से विवाह किया था। अप्रैल मई 1994 के बीच वह लापता हो गई। 1994 में पुलिस ने खलीली को उनके बैंगलोर घर में दफन पाया। जांच में पता चला कि श्रद्धानंद ने उन्हें जहर देकर जिंदा दफन कर दिया था। जब उन्होंने उनके पक्ष में एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी और वसीयत निष्पादित की थी। श्रद्धानंद को 1994 में गिरफ्तार किया गया था और 2000 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। 2005 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को बरकरार रखा। वहीं 2007 में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर एक विभाजित फैसला आया, जिसे बाद में एक बड़ी पीठ ने 2008 में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की एक अदालत में 16 साल पुराने एसिड हमले के मुकदमे की लंबित स्थिति का संज्ञान लेते हुए देश भर में एसिड हमले के सभी मुकदमों की जानकारी मांगी है। शीर्ष अदालत ने सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एसिड हमले के पीड़ितों से जुड़े सभी लंबित मुकदमों की जानकारी जमा करने के निर्देश दिए हैं। एसिड हमले से बची एक पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बख्शो की पीठ ने कहा कि 2009 में दर्ज मामले में अभी तक मुकदमा चल रहा है, जो शर्मनाक है। पीड़िता के वकील ने बताया कि 2009 में हुए हमले के बाद पीड़िता अब दूसरों के लिए काम करती है और कई अन्य भी एसिड हमले का शिकार हो रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि अगर राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी स्थिति को नहीं संभाला जा सकता है तो कौन संभालेगा। ये बहुत शर्म की बात है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट की चिंता से सहमति जताई और कहा कि अपराधी को उसी क्रूरता का सामना करना चाहिए जैसा उसने पीड़िता के साथ किया। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से एसिड हमले के पीड़ितों के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया और कहा कि सरकार की ओर से कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि एसिड हमले के पीड़ितों को दिव्यांग की श्रेणी में शामिल करना। कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारतीय सेना के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर चल रहे मुकदमे से जारी समन को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में राहुल गांधी को राहत देते हुए मानहानि मामले में यूपी ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक को बरकरार रखा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अप्रैल 2026 में करेगा। पिछले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर उन्हें फटकार लगाई थी। हालांकि लखनऊ की अदालत में चल रही आपराधिक मानहानि के ट्रायल पर अंतरिम रोक भी लगा दी थी। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारतीय सेना के खिलाफ दिए गए बयान के मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी किए गए सामान को रद्द करने से इनकार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के सामान को रद्द करने से इनकार करते हुए राहुल गांधी को फटकार लगाई थी और कहा था कि बोलने की आजादी की भी कुछ सीमाएं होती हैं, ऐसे सेना का अपमान नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान पर सीमा सड़क संगठन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने आपत्ति जताते हुए मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प का जिक्र करते हुए चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की पिटाई की बात कही। लैंड फॉर जॉब मामले में जुड़े सीबीआई के मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट 8 दिसंबर को अपना फैसला सुना सकता है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इस मामले पर आरोप तय करने को लेकर अपना फैसला सुनाना था। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई से आरोपियों का स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश देते हुए कहा है कि इस मामले में कई आरोपियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सीबीआई इससे जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे। दरअसल लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई के मामले में सीबीआई ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 103 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से 4 आरोपियों की मौत हो चुकी है। कलकत्ता हाईकोर्ट से 32,000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। बता दें, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीता व्रत कुमार मित्रा की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि 32,000 शिक्षकों की नौकरियां बनी रहेंगी। अगर 9 साल के लंबे अंतराल के बाद नौकरियां रद्द होती हैं तो प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं होंगी। इससे पहले तत्कालीन जस्टिस
अभिजीत गंगोपाध्याय ने जब यह फैसला सुनाया था तो उन्होंने पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए थे। पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया में खामियों की बात कहते हुए नौकरी रद्द करने का फैसला सुनाया था, जिसे चुनौती दी गई थी। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती ने आज कहा कि कोर्ट घूम घूम कर पूछताछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो लोग इतने लंबे समय से नौकरी कर रहे थे उन्हें दी गई शिक्षा के प्रकार पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। कोर्ट ने कहा कि तीसरी बात, जब साक्षात्कार प्रक्रिया चल रही थी तो इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वहां मौजूद परीक्षक ने पैसे लेकर अतिरिक्त अंक दिए। नतीजन इंटरव्यू प्रक्रिया में पूरी गड़बड़ी के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जिन लोगों ने केस दायर किया था उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए जो लोग पास नहीं हुए उनके लिए पूरी प्रक्रिया को बर्बाद नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को खारिज कर दिया। यहाँ पर दिल्ली दंगों की साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य आरोपियों को स्थायी पते का विवरण देने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अजहरिया की पीठ ने यह निर्देश दिया है। उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि मौखिक तर्क प्रत्येक के लिए 15 मिनट से अधिक नहीं होने चाहिए और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की स्पष्टीकरण के लिए समय 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। इस मामले में आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के लिए एक बड़ी साजिश रची थी, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। उमर खालिद और अन्य आरोपियों को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर यूएपीए और आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की है। वहीं 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफशा फातिमा और शिफाउर रहमान और अन्य की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। सीजेआई जस्टिस अरविंद ने कहा कि जिन आरोपियों की दलीलें अभी रखी नहीं जा सकी हैं वो 9 दिसंबर को दलील रखें। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की दलील पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस 10 दिसंबर को अपनी दलील रखे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों से प्रज्ञों का संरक्षण या पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत दर्ज मामले के निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने येदियुरप्पा की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है। पीठ ने येदियुरप्पा की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। इस बीच मुकदमे की कार्यवाही पर रोक रहेगी। येदियुरप्पा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी है कि हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष कुछ बयानों को दबा रहा है। हाईकोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि वहां उपस्थित लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि सीजेआई कांत ने जवाब दिया कि आप हाईकोर्ट को मिनी ट्रायल करने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं। यह आपराधिक मामला एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि येदियुरप्पा ने उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया है, जो कुछ मदद मांगने के लिए उनके आवास पर उनके साथ गई थी। शिकायतकर्ता लड़की की मां, जिनका अब निधन हो चुका है, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया और पैसे की पेशकश करके मामले को दबाने की कोशिश की। इससे शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता की धारा 346A के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। वहीं ट्रायल कोर्ट ने येदियुरप्पा और आईपीसी की अन्य संबंधित धाराओं के तहत आरोपी 3 अन्य लोगों के खिलाफ संज्ञान लेने का आदेश पारित किया। येदियुरप्पा ने संज्ञान आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसने जुलाई के आदेश को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि अस्पष्ट था और बिना किसी विचार के पारित किया गया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को संज्ञान के पहलू पर फिर से फैसला करने के निर्देश दिए थे। वहीं एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशंस जज न्यायमूर्ति एनएम रमेश ने एक ताज़ा संज्ञान आदेश पारित किया और येदियुरप्पा और अन्य आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश होने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि क्या कानून को उन लोगों के लिए इतना बढ़ाया जा सकता है जो अवैध रूप से भारत में घुस आते हैं। यह याचिका 5 रोहिंग्या प्रवासियों के कथित गायब होने से संबंधित है, जो पहले अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए थे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि भारत की सीमाएं संवेदनशील हैं और हमें पता होना चाहिए कि देश के अंदर क्या हो रहा है। सीजेआई ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हम उनके लिए लाल कालीन बिछाएं।
क्या हमारे गरीब बच्चों को लाभ नहीं मिलना चाहिए? याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि वह हिरासत से गायब होने वाले प्रवासियों की रिहाई के लिए हेबियस कॉर्पस याचिका दायर कर रहा है, न कि उनके निर्वासन के खिलाफ। पीठ ने पूछा कि क्या इन लोगों को शरणार्थी साबित करने के लिए कोई आधार है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता को इस मामले में कोई अधिकार नहीं और यह याचिका किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की गई है जिसका रोहिंग्याओं से कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट घोटाले के मामलों के जांच करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्यों से सीबीआई जांच के लिए सहमति देने को कहा है। वहीं चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह घोटाला देश की शीर्ष जांच एजेंसी के तत्काल ध्यान देने की मांग करता है। कोर्ट ने सीबीआई को पहले डिजिटल अरेस्ट घोटाले के मामलों की जांच करने के निर्देश दिए, जबकि अन्य साइबर अपराधों की जांच बाद में की जा सकती है। कोर्ट ने सीबीआई को बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच करने की भी अनुमति दी है। कोर्ट ने आरबीआई से भी धोखाधड़ी वाले खातों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एआई और मशीन लर्निंग टूल्स के बारे में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने आईटी सेवा प्रदाताओं को जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। एजेंसी को मजबूत करने के लिए बेंच ने सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बैंकरों की भूमिका की जांच करने की पूरी स्वतंत्रता दे दी है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।